Yeah. So thank you, dear. So I'm welcome Mukta. She's a registered clinical psychologist, completed MPhil in clinical psychology from Amrita Institute of Medical Science, Kochi. Presently, she's running her own practice in Goa, and the organization name is Manoveda. She's a consultant clinical psychologist at Dilasa Center at Palliative Care since past 3 years. So, welcome Mukta, and I hope you'll be giving a very good session, very good talk to this to our nurses. And acha, okay, one more thing. This is in Hindi, eh? Hindi में बात करना पड़ेगा. I'm very sorry. Okay, Mukta, are you here? Yes, I'm here. Hello. Yes. Yeah, Am she I is. audible? She is. Yeah. Yeah, yes, Mukta. Yeah, okay. So Yes. over to Mukta. So all Yes. the participants, please, as usual, आप लोगों को जो भी सवाल है आप लोग जरा चैट बॉक्स में डाल दीजिए और हमारा सेशन का आखिर में we will take all the questions. ठीक है? So and please participate. सब लोग अच्छे से participate करना है. आज हमारा टॉपिक है psychosocial issues in palliative care. वो बहुत ही important टॉपिक है क्योंकि जैसे कि हम लोग सब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जो भी है आप लोग सब कैंसर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आप लोग ने ऐसे वाला पेशेंट्स को देखा होगा जो सिर्फ फिजिकल नहीं है साइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स में रहते हुए है ना सो प्लीज गिव अटेंशन टू द today's session and let us see. Okay, over to Mukta. Yes. Thank you so much for the warm introduction, Sister Stella. और I understand कि हमारा पिछला सेशन जो था फ्लड्स के वजह से कैंसिल हुआ था तो आई होप एवरीबडी इज सेफ सब सुरक्षित है एंड और सबसे पहले आप सबको बड़ा सा थैंक यू कि आई होप मेरी आवाज आ रही है कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्या हाँ तो सबसे पहले बड़ा सा थैंक यू बिकॉज आप इस फील्ड में उतरना चाहते हो जो यू नो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत खास है और पैलियम इंडिया का तो मैं हमेशा ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स तक वो जरूरी ट्रेनिंग पहुंचाते हैं और मुझे आप जैसे इंटरेस्टेड लोगों से बात करने का जो मौका ये मिला है और ये देते हैं ताकि मैं जो कुछ सीखी हूँ इस फील्ड में काम करते हुए इन 3-4 सालों में तो और उससे पहले मेरे ट्रेनिंग में वो मैं आप तक पहुंचा सकूं आपसे शेयर कर सकूं तो मुझे बताया गया है कि आप सब नर्सेस है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे तो और आपको अब तक कुछ हद तक तो ये अंदाजा आ गया है कि पैलिएटिव केयर क्या होता है तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकोगे कि आप क्या जानते हो इस फील्ड के बारे में क्या होता है पैलिएटिव केयर व्हाटएवर यू फील आप अनम्यूट करके बता सकते हो चैट में बता सकते हो कि आपको क्या पता है पैलिएटिव केयर के बारे में क्या होता है एनीवन Yeah, participants. कोई बताना चाहेगा आप जरा अनम्यूट करके बता दो सब लोग कहाँ गए आप किसी को नहीं दिख रहा है क्या मैं कोई एग्जाम नहीं ले रही हूँ आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए अंजलि जी मैम ये तो है कि इम्प्रूविंग द पेशेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली पेन मैनेजमेंट ओके ओके ठीक है तो अंजलि जी कह रही है कि पेन मैनेजमेंट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना पेशेंट की आई थिंक चैट में भी किसी ने कहा है कि पेन से मुक्ति का देखभाल करना पैलिएटिव केयर कहलाता है ओके तो एक काम करते हैं अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि पैलिएटिव केयर में हम जो लोग लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों का सामना कर रहे हैं उनकी और उनकी फैमिलीज की
क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का ट्राई करते हैं, जो सफरिंग होती है उसे कम करने का हम ट्राई करते हैं। और ये सफरिंग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य यानी एज एन फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी होती है, स्पिरिचुअल जिसे हम कहते हैं, है ना। और अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। बस इसे अंडरस्टैंड करना तो हमारे कुछ काम का है नहीं, तो अब हमारे काम की बात करते हैं, जो हम रोज करते हैं, जो हम रोज काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं, लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा, सफरिंग हम बहुत करीबी से देख पाते हैं, है ना। तो क्या देखते हैं हम? डू वी सी सिर्फ मतलब जस्ट फिजिकल पेन देखते हैं, या कुछ और भी होता है जो हम देखते हैं पेशेंट्स में? हाँ, हेलो, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पेशेंट्स को जब हम ओपीडी में बैठे हुए देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या नोटिस होता है, हमें क्या दिखता है पेशेंट्स में? यही दिखता है कि वो फिजिकली पेन में है, या फिर और कुछ दिखता है? पहला क्या नोटिस करते हो जब पेशेंट को देखते हो? हैप्पी होता है कोई पेशेंट जब आता है? हंसते हंसते आते हैं? इमोशनली भी वो लोग होता है। फिजिकल तो पहले फिजिकल दिखती है मैम। तो हम यही देखते हैं कि वो उदास होते हैं, कुछ रोते हुए होते हैं, कुछ घबराए हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस होती है, राइट। तो हम ये तो समझ गए कि किसी भी बीमारी के भावनिक और मानसिक एज इन साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, है ना। और जैसे हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इन जनरल हैम्पर हो जाती है, बिगड़ती है। जो चीजें कुछ महीनों पहले बड़ी आसानी से वो कर लेते थे, छोटी छोटी चीजें जिनसे वैल्यू ऐड होती थी जिंदगी में, जैसे कि खुद के लिए, अपनों के लिए पैसे कमाना हो, चाहे मेंटली फिजिकली अच्छा महसूस करना हो, और जो चीजें पसंद है, जिनसे खुशी मिलती है, ऐसी चीजें करना, बाहर जाना, घूमने जाना, खेलना, पसंदीदा चीजें खाना पीना, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना, घूमना, ये सब कम हो जाता है। और पैलिएटिव केयर इन सब चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है जितना फिजिकल पेन को। तो हम सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर की नहीं, पर शरीर, मन, पूरे व्यक्ति की हम होलिस्टिक देखभाल करते हैं। हम सामाजिक, भावनिक, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, है ना। और इसके अलावा हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि माइंड बॉडी का जो कनेक्शन होता है, ये टू वे कनेक्शन होता है। किसी भी चीज का जब एक पे असर पड़े, आइदर माइंड पर या फिर बॉडी पर असर पड़े, तो अपने आप दूसरे पर भी उसका असर पड़ जाता है। तो शरीर मन को और मन शरीर को अफेक्ट कर सकता है, और इसीलिए अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्थ बना रखेंगे तो उसका परिणाम फिजिकल हेल्थ पे भी जरूर पड़ेगा। तो हमने ये भी कहा डेफिनेशन में कि ये ट्रीटमेंट या फिर केयर जो है, ये सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं, उनकी फैमिलीज के लिए भी है ना। तो ऐसा क्यों? हम पूरी फैमिली को यूनिट ऑफ केयर क्यों बनाते हैं? आपको क्या लगता है? सिर्फ पेशेंट को क्यों नहीं देखते, हम पूरी फैमिली को क्यों देखते हैं? ये जरूरी है, ऐसे लगता है आपको, या नहीं है? हेलो पार्टिसिपेंट्स, आप लोग जरा बात, जो भी पूछ रहे हैं मुक्ता जी, उससे आप बात कर लो। आप लोग जो भी आप लोग का मन में है, आप बता सकता है। ये नहीं सोचना मैं बोलने से गलत हो जाएगा करके, नो, ठीक है। जो, क्योंकि आप लोग ऐसे जगह में काम कर रहे, तो आप लोग पक्का ऐसे वाले पेशेंट्स को देख चुका होगा, तो प्लीज पार्टिसिपेट। आज ये शिल्पा कुरी सब लोग कहाँ पर गया? किसी को नहीं दिख रहे? अनुबाला, यस मैम। हाँ, शीला कुरी, सब लोग हैं इधर। हाँ, आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? वो मैडम आप लोगों को, ये क्वेश्चन नहीं है, आप लोग से पूछ रहे, क्योंकि आप लोग ऐसे वाले पेशेंट्स को देख रहे हैं ना रोज।
इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, सिनिया है, शिरीन है, सब लोग तो है यहाँ पर। या प्रिया रंजन कुमारी, कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम तो ऐसा होता है जी, इसके लिए जिसके लिए पूछा जाता है। ओके ओके, तो एक तो है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है, हाँ, और उनकी फैमिलीज इन सब से कैसे कोप कर रही है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों कनेक्टेड है। जैसे कि सोचो कि एक 36-year-old फीमेल है हमारी पेशेंट, क्या उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस की डायग्नोसिस शॉकिंग रहेगी, ट्रॉमेटिक हो सकती है, राइट? क्या ये बात जानना उनके 40 इयर्स के हस्बैंड के लिए भी ये सदमा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हो सकता है मैम, राइट? और उनके 10 साल के बच्चे के लिए भी हो सकता है, हो सकता है मैम। बूढ़ी माँ के लिए भी हो सकता है। तो पूरी फैमिली जो है, ये सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट की पूरी फैमिली को ही एक ट्रॉमा है ना। पूरी फैमिली के इमोशनल और फिजिकल रिसोर्सेज जो है, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्षमता से लेकर उनके सेविंग्स तक, ये सारी की सारी अफेक्ट हो जाती है और इन सब पर इस बीमारी का असर पड़ता है। तो ये एक वैयक्तिक पर्सनल क्राइसिस नहीं है, ये कलेक्टिव कौटुंबिक क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि पेशेंट अपनी फैमिली का हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो पेशेंट का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ उनके फैमिली के स्वास्थ्य पर निर्भर है, और ठीक उसी तरह फैमिली मेंबर्स का हेल्थ पेशेंट की। କହିଲେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ମାମା ମ୍ୟାଡମ ଖାଇବେ ତତେ ମାରି। हाँ, और ये फैमिली का हेल्थ जो है वो पेशेंट के हालातों पर डिपेंडेंट होता है। तो शायद आपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जिनके स्पाउसेस को इन बीमारियों का सामना करते हुए डिप्रेशन से वो गुजरते हैं, या फिर उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी शायद आपने देखे होंगे। जो लॉसेस पेशेंट सहता है वो फैमिली भी सहती है। जैसे कि सोचो, पेशेंट ने बीमारी की वजह से फैमिली में उनकी हेड ऑफ द फैमिली की जो जगह थी वो खो दी, पर ये सिर्फ उनका लॉस नहीं है, बिकॉज उनकी फैमिली ने भी अपना मेन ब्रेडविनर जो है, अर्निंग मेंबर जो है, उसे खोया है। इसके अलावा केयर गिविंग ड्यूटीज जो होती है, उससे जो थकान आती है, एग्जॉशन आता है, कई बार केयर गिवर्स को बर्नआउट की तरफ लेकर जाता है, कई बार उन्हें गिल्टी भी लगने लगता है। तो हमारे काम का एक हिस्सा ये भी है कि हम उन्हें इससे कुछ रिलीफ दें, इन केयर गिवर ड्यूटीज से कुछ रिलीफ दें और अपना मन हल्का करने का मौका दें। कई बार फैमिलीज पैलेटिव केयर के बारे में जानकारी और जागरूकता ना होने की वजह से कठिनाइयों से गुजरती है। तो हमने दिलासा में ऐसे केसेस भी देखी है जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को एडमिट कराने के लिए आए, और फिर उनके रिलेटिव से बुरे ताने उनको सुनने पड़े कि उन्हें मरने के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि पैलेटिव केयर क्या होता है। सो जैसा हमने देखा, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, और फैमिली, पेशेंट, ट्रीटिंग टीम के सारे मेंबर्स, इनके बीच एक इक्वल पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है पैलेटिव केयर अच्छे से होने के लिए। अब यहाँ तक तो ठीक है ना, कि ये सिर्फ शारीरिक बीमारी तक सीमित नहीं है, पेशेंट के साथ साथ फैमिलीज भी इंक्लूडेड है, ये सब तो ठीक है। पर इसमें हमारा क्या काम है? आप में से कुछ लोगों को ये सवाल शायद हो सकता है कि हम तो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, सोशल वर्कर्स नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो नर्सेज हैं। ऐसा लग रहा है किसी को कि इसमें हमारा क्या काम है? मैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं नहीं, सो व्हाई मी? आपको इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप जो जरूरी है वो कर पाए, जो नीडफुल है वो कर पाएंगे, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। हम सबको पॉसिबल इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम हमारे लेवल पे कुछ कर पाए और हम सही वक्त आने पर एक दूसरे को रेफर कर पाए। और मैं जब कह रही हूँ कि हमारे लेवल पे कुछ कर पाए, क्या कर सकते हैं हम? कि हम पहचान सकते हैं कि क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को असेस कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत उन्हें सपोर्ट देने के लिए हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबके काम का एक साइको सोशल एंगल जरूर होता है, और अगर हम उसे समझेंगे तो उसका हमारे काम पर डेफिनेटली एक अच्छा असर पड़ेगा, हमारा काम ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा और ज्यादा प्रभावी हो सकेगा। और खास तौर पर नर्सेस का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे।
पेशेंट और उनकी फैमिली सबसे ज्यादा आपके कांटेक्ट में रहती है, और कई बार लॉन्ग टर्म डेली कांटेक्ट भी रहता है नर्सेस और पेशेंट्स में। तो आप एक यूनिक पोजीशन में होते हैं जहां से पेशेंट के दिल में आपके लिए विश्वास पैदा कर सको। जब वो आपको ट्रस्ट करते हैं तब वो अपनी कहानी आपसे शेयर करते हैं, कंफर्टेबली अपना सुख दुख वो बांटते हैं, आपसे बातें करते हैं। आप शायद उनके प्रॉब्लम्स पे कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, हेलो पर हेलो आप सुन तो जरूर सकते हो। हेलो हेलो, मैम, मैं बीच में कुछ बोल सकती हूँ क्या? हाँ डेफिनेटली, यस। मैम जैसे कि कल का बात है मैम, मुझे बहुत खराब लग रहा है क्योंकि मैं उसको पेशेंट को कुछ समझा नहीं पा रही हूँ। पेशेंट क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ रोया जा रहा है क्योंकि पेशेंट लांग कैंसर है, ब्रेन मेटास्टेटिस है, लेकिन कंटिन्यू रो जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं पूछने के लिए जाती हूँ क्या हुआ माई, क्या हुआ माई, लेकिन कुछ आंसर नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ रोए जा रहा है और रेस्टलेस हो रहा है। इतना रेस्टलेस मतलब कोई अगर टच भी करे ना उसको गुस्सा आ जाता है, कोई बात करे फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो मतलब पूरा रात वो पूरा हल्ला किया है। बाद में हम लोग सब मिल के उसको चला गया, भाग रहा है पेशेंट, नहीं रुकेगा, नहीं रुकना चाहता है, कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे ही कुछ मतलब मैं उनसे पूछने के लिए कोशिश कर रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ रो ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। तो पेशेंट तो मणिपुरी पेशेंट है, तो उसका लैंग्वेज से कुछ कुछ बोल रहा है। तो मैंने मणिपुरी सिस्टर को भी बुलाया है, क्या बोल रहा है समझो, लेकिन वो सिस्टर भी बोल रहा है क्या बोलूं दी, वो तो क्या बोल रहा है हम लोग को भी पता नहीं है। मतलब इतना अभी भी पेशेंट अभी थोड़ा मॉर्फिन देके अभी सुलाया है, मॉर्फिन भी देने के लिए मतलब टच, हाथ में भी टच नहीं करने दे रहा है। तो इसमें हम लोग भी जैसे लग रहा है मैं पैलिएटिव क्लास कर रही हूँ, करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं कुछ पता नहीं है उसको, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अटेंडेंस भी एकदम निराश होके बाहर चला गया, थक गया है बोल के। तो क्या करना चाहिए मुझे भी, मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया मैं भी। हाँ हाँ हाँ, right. Mukta is maybe the patient is in delirium. Maybe they're not Yeah, able to I was hear, actually right? thinking the same Yeah, because the yeah, Manipuri sister also couldn't comprehend what he was saying. yeah. So yeah. सिस्टर को भी मालूम नहीं चल रहा है मतलब क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग ही नहीं आता है। तो मतलब ऐसा आप कह रहे हो कि वो जो बात कर रहा है उसको कोई कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है उसमें? जैसे कि अनबन बात कर रहा है इसका मतलब। नुनसीबा फत्ते, तो नुनसीबा मतलब प्यार, फत्ते मतलब कुछ नहीं, मतलब उसको प्यार, मतलब दो ही मुझे वर्ड मैंने पता किया है, मतलब उसको प्यार करने कोई नहीं है, ऐसा भी उसका रो, मतलब इतना फुट कर रोना, सिर्फ रोना ही है उसका। आपने किसी उसको डॉक्टर ने देखा है? डॉक्टर ने कुछ? डॉक्टर ने देखा है, अभी आज भी डॉक्टर ने देखा है, तो मेडाजोलाम हेलोपेरिडल दिया है, उसके बाद डाइजिपाम देने के लिए बोला है, लेकिन मतलब हम लोग जो कैनुला डालने के लिए हम लोग को टच नहीं करने दे रहा है, ऐसा हो गया है। हम लोग 3-4 सिस्टर मिल के उसको पकड़ के मॉर्फिन किया है। ओके। अभी थोड़ा सोया है, अभी कितना टाइम सोएगा वो भी पता। और ये इवनिंग में ज्यादा होता है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं वो कल 2 बजे एक बार स्टार्ट हो गया था, फिर रात को, फिर अभी पूरा हल्ला किया है, अभी मॉर्फिन दिया है। अच्छा, कल रात को भी हम लोग IM मॉर्फिन दिया है, 5 दिन पकड़ के फिर IM मॉर्फिन दिया, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। ओके। और साइकियाट्रिस्ट ने देखा था? साइकियाट्रिस्ट तो कुछ नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है। अच्छा। एस्पिरिन जा रहा है, पैरासिटामोल जा रहा है, और अभी मॉर्फिन जा रहा है, और कुछ मेडिकेशन नहीं, आइब्रूफेन है, लेकिन ओरली अभी तो
कितना टॉलरेट कर पाएगा पता नहीं। हम्म। ठीक है, कैनुला लगाया है। Okay. Sister Stella, you have any inputs? That's what I am thinking. Whatever she's saying, maybe the patient is in a mild delirium only. Yeah. That is why he is not able to. First of all, delirium in the sense, what I meant was, it is like na Mukta, we say if the patient is in ICU, patient can be in delirium because he doesn't know where he is, new place, and like these people are saying new language. He is not able to understand their language, and these people are not able to understand his language. That is one thing. Right. Second thing, very new place. It is not a familiar place for him. Third thing, maybe he is in a pain or what, something which he wants to express, which is not properly been addressed or something like that. So I think he has gone on he is in delirium. Yeah. So anyway, he is sleeping. That's what they saying. Like आप लोग बोल रहे हैं ना कि वो अभी सो रहे करके, वो सो के उठने के बाद जरा देखो कैसे है करके, और अगले क्लास में, अगले सैटरडे में क्लास रहेगा ना, तब जरा बताना कि एक्चुअली फिर उसके बाद क्या हुआ था करके। ठीक है? अच्छा, ठीक है शीला? ठीक है ना? ठीक है। ओके मुक्ता, यू कैन कैरी ऑन। हाँ, यस। ओके, तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब पेशेंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं तब वो आपसे शेयर करने लगते हैं कि क्या हुआ, उनकी स्टोरी बताते हैं आपको, उनकी कहानी कहते हैं, अपना सुख दुख जो है वो आपके साथ बांटते हैं, आपसे बातें करते हैं। और आप, जैसा मैं कह रही थी कि आप शायद उनके प्रॉब्लम्स पे कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन आप नहीं दे पाओगे, पर आप जरूर सुन सकते हो क्या कह रहे हैं। और एम्पैथी के साथ सुनने में जो हीलिंग पावर, जो ताकत होती है, उसे आप बिल्कुल डिसमिस नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना। क्योंकि जो मैं कह रही हूँ हीलिंग पावर, इसका मतलब ये नहीं कि आप, मतलब क्योरिंग और हीलिंग को हम कंफ्यूज नहीं करना है हमें। क्योर होता है उपाय जिससे हम उस बीमारी को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, और हीलिंग ये है जिसके साथ जो उसके, जो बीमारी के साथ स्ट्रगल चल रहा है उससे बाहर आना, मतलब हील होना। मतलब खुद को सफरर के रूप में देखने के बजाय खुद के इंटरनल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, खुद की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, और इससे एडजस्ट करना, उस चेंज को एक्सेप्ट करना, इसको मैं कह रही हूँ कि हीलिंग। और ये करने में आप पेशेंट्स की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सोशल स्पिरिचुअल इश्यूज है जो कि आ सकते हैं हमारे सामने, सो दैट आप उन्हें पहचान सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे, और उसके साथ उन्हें किस तरह से असेस करना है और ट्रीट करना है, ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। इन चीजों को, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल इश्यूज को सेपरेट आउट करना तो वैसा मुश्किल है, बिकॉज ये कुछ हद तक ओवरलैपिंग है। तो जो भी इशू हम डिस्कस करेंगे उसमें तीनों पहलू रहेंगे। सबसे पहला तो है कम्युनिकेशन, संवाद। फैमिली मेंबर्स के बीच आपस में जो कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और हम ट्रीटिंग टीम के मेंबर्स और फैमिली के बीच में जो कम्युनिकेशन होना आवश्यक है, इन दोनों में डिफिकल्टीज आ सकती है पैलिएटिव केयर में। कई बार अगर हम हड़बड़ी में अच्छे से समय लिए बिना, पेशेंट और फैमिली से ठीक से बात किए बिना अगर एडमिशन करा ले, तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स का सामना कर पड़ सकता है करना, जैसे कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट को नकारना, हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिलीज के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना। और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ठीक से टाइम लेके हमारी पहली फैमिली मीटिंग करें। पैलिएटिव केयर में हम क्या करेंगे ये उन्हें अच्छे से समझाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी अपेक्षाएं, उनके डाउट सुने, ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना हो। बीमारी और प्रोग्नोसिस के बारे में उन्हें सही और पूरी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे उन तक पहुंचाना हमारा काम है। ये तो है ट्रीटिंग स्टाफ और फैमिलीज के बीच के कम्युनिकेशन की बात। तो जब हम फैमिली के बीच के कम्युनिकेशन को देखते हैं, जिन कंडीशंस में पेशेंट को कई बार पैलिएशन में शिफ्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करना इवन फंक्शनल, बहुत ओपन कम्युनिकेशन वाली फैमिलीज में भी डिफिकल्ट हो जाता है। आसान नहीं होता डेथ के बारे में या एक्टिव ट्रीटमेंट बंद करने के बारे में बात करना, किसी के लिए भी आसान नहीं होता ना।
तो नेचुरली स्वाभाविक है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को इस दर्द और दुख से बचाने के चक्कर में ऐसी बातें छिपाई जाती है, अपना गम एक दूसरे से छिपाते रहते हैं, अकेले में रोते हैं, स्ट्रांग होने का या सब ठीक होने का नाटक करते रहते हैं। और इस नाटक में जो आखिरी कुछ दिन बचे होते हैं इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए, जो सच में उस पेशेंट के लिए मायने रखती है, वो पल भी गवा देते हैं। ये छिपाना जो होता है मोस्टली हम देखते हैं कि पेशेंट से छिपाया जाता है या फिर छोटे बच्चों से छिपाया जाता है। और पहले मेरे ट्रेनिंग के दौरान मेरा बहुत सारा काम पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड में होता था। तो वहां पे शायद ही मैंने कभी कोई माँ बाप ऐसे देखे होंगे जो अपने बच्चों से अपनी फीलिंग्स नहीं छिपा रहे हैं या फिर झूठ नहीं बोल रहे हैं उनसे। तो पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, ये छिपी रेस्टलेसनेस को, एंजाइटी को, डर को बड़े आसानी से सेंस कर पाते हैं, समझ लेते हैं। और मम्मी पापा उनसे कुछ छिपा रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा डरावनी बात होती है कि ऐसा क्या हुआ है जो मुझे बता ही नहीं रहे। सो यूजुअली उन्हें बताना है या नहीं ये चॉइस है ही नहीं, क्योंकि एक वो अपने आसपास का माहौल समझ पाते हैं, नोटिस करते हैं छोटी छोटी चीजों से, बॉडी लैंग्वेज से, लोगों के आंखों में जो सिंपैथी देख पाते हैं उससे, और उनके रूटीन में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब पापा मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं आते, या फिर मम्मा हॉस्पिटल गई थी वो अब तक घर वापस नहीं आई है, तो इस सब से बच्चे समझ लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उन्हें सही जानकारी खुद होके दे दे, तो बच्चे समझे ऐसी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में। ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन ही हमारे लिए वाइटल है। और अगर कोई पेरेंट्स हमें ऐसे दिखे जो ऐसा छिपा रहे हैं या फिर झुठला रहे हैं ये सोचकर कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें समझाना भी हमारा काम है कि बच्चों को बताने से वो बुरे माँ बाप नहीं हो जाते, उल्टा बच्चों को बताने से वो उन्हें एम्पावर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक तो मतलब समझ आया है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया? क्लियर था? कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपको? लैंग्वेज समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या इज इट ओके? नहीं मैम, ठीक है मैम। अच्छा ठीक है। दूसरा इशू जो है आफ्टर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करना कैसे है, कैसे उन्हें बताना है, किस तरह से बताना है, ये सब आई थिंक आपको कम्युनिकेशन के लिए एक सेपरेट सेशन रहा होगा या फिर आगे जाके रहेगा, तो उसके डिटेल्स में तो मैं नहीं जा रही हूँ। इसके बाद आपको दूसरा इशू जो है जिसे हम देखने वाले हैं वो है लॉस। यहाँ हम सिर्फ जिंदगी खोने की बात नहीं कर रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ छोड़ के भी कई सारे लॉसेस हैं जो बीमार आदमी और उनकी फैमिलीज को झेलने पड़ते हैं। लॉस ऑफ फ्यूचर है, एक अच्छा भविष्य वो खो देते हैं। लॉस ऑफ सोशल एंगेजमेंट्स है, घुलना मिलना कम हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज कम हो जाती है। लॉस ऑफ रोल है या फिर लॉस ऑफ आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं कि अपनी पहचान खोते हैं लोग। कई बार तो वो पेशेंट की आइडेंटिटी ही हमेशा फोरफ्रंट पे रहती है और लोग उसी एंगल से देखने लगते हैं उस आदमी को, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी में। तो बाकी सारे रोल्स जो है, एक वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर जो भी आप हो, वो जो आपकी आइडेंटिटी है, या फिर प्रोफेशनली जो आपकी आइडेंटिटी है, वो सब आप खो देते हो एज अ पेशेंट। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी तो है कि अपनी पहचान के साथ अपना प्राइड, स्वाभिमान जुड़ा होता है, वो कई बार कम होने लगता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेशेंट एक टीचर है, तो इस जॉब रोल या फिर आइडेंटिटी के साथ में उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी और वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही है, ये फीलिंग रहेगी, उसका कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये टीचिंग के रोल के जाने से ये बाकी सब चीजें भी कम हो जाएगी। और जैसे मोबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, पेशेंट के लिए सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना या फिर दोस्ती टिका के रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप्स जो होती है वो भी किसी शेयर्ड इंटरेस्ट या फिर शेयर्ड एक्टिविटी पर बेस्ड होती है। और पेशेंट अब उन एक्टिविटीज में तो हिस्सा नहीं ले पाता, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जैसे कि वॉकिंग ट्रैक पे मिलने वाले दोस्त या फिर कलीग्स है,
या फिर कहीं और हम टेम्पल में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहां पे मिलने वाले, चर्च में मिलने वाले लोग हैं। तो सोशल आइसोलेशन, अकेलापन महसूस करना, ये सब होने की वजह से बहुत बड़ा, मतलब ये बड़ा दर्दनाक होता है पेशेंट के लिए। कुछ हद तक तो हम उन्हें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ मिला सकते हैं सो दैट वो उनसे कुछ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर सके। पर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये करना ही नहीं चाहते, उन्हें दिलचस्पी नहीं होती है। एक तो बीमारी की वजह से पहले होने वाली बातें और अब की बातों में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और ये फैमिलीज के साथ भी होता है कि उनकी पूरी लाइफ ही पॉज पे पड़ जाती है और पेशेंट्स की नीड्स और उनकी केयर गिविंग ड्यूटीज को निभाने में उनका दिन निकल जाता है। और ऐसे में जब लोग आके सिर्फ बीमारी के बारे में ही बात करते हैं या फिर सिंपैथी दिखाते हैं, तो उनसे बात करने का मन नहीं करता। इसलिए लोग और विड्रॉन बन जाते हैं, उन्हें लेफ्ट आउट लगने लगता है। जो इस बीमारी से दूर है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उनसे वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते। ऑन द अदर हैंड, जो ऐसे सिमिलर सिचुएशंस में हैं, उनसे कई बार उनकी दोस्ती भी हो जाती है। आपने कई बार हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि वार्ड में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं, मदद करते हैं। ये नेचुरली हो जाता है बिकॉज कनेक्शन, एक दूसरे के साथ मन से जुड़ना हमारी जरूरत है एज ए ह्यूमन बीइंग। वी आर सोशल एनिमल्स। तो जैसे खाना, कपड़े, घर, ये सब है, ठीक वैसे ही कनेक्शन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो एक ऐसा सोल्यूशन है ऐसे सिचुएशंस में कि हम उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स चला सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सपोर्ट ग्रुप से उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए लोग मिले, एम्पैथी मिले, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिले, दोस्ती मिले। अकेलापन हटाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और सपोर्ट ग्रुप्स के जरिए बेसिकली हम इस ह्यूमन कनेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे सकते हैं, थोड़ा आसान बना सकते हैं और इन जरूरतों को उनके लिए हम पूरा कर सकते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप्स ऐसे भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सपोर्ट ग्रुप्स भी है जिनसे भी हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। और अब तो कई सारे सपोर्ट ग्रुप्स ऑनलाइन भी चल रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है हमारे लिए। ये बात हुई लॉस की, जहाँ पे हम सोशल एंगेजमेंट्स के हमने बात की, लॉस ऑफ आइडेंटिटी की बात की, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम की बात की। नेक्स्ट इज अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि अधूरे काम। अधूरे काम क्या हो सकता है, इसका मतलब आपको क्या लगता है? व्हाट इज अनफिनिश्ड बिजनेस एक पेशेंट के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना अधूरे काम। सपने, एम्बिशंस को लेकर हो सकते हैं, बच्चे कामों को लेकर हो सकते हैं, कि फर्ज निभाने या फिर लाइफ के प्लान्स के बारे में हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे की शादी करानी है, अपने फाइनेंशियल कुछ मतलब लोन चुकाना है, वो सब कुछ पूरा करना है, खुद का घर, कुछ भी हो सकता है किसी का अनफिनिश्ड बिजनेस। और ऐसे अनफिनिश्ड बिजनेस के रहते जब टर्मिनल इलनेस हो, जब जिंदगी को फिक्स्ड नियर डेडलाइन हो, तो ऑफ कोर्स उससे डिस्ट्रेस तो हो ही जाता है पेशेंट। और ये डिस्ट्रेस कई तरह के रूप ले सकता है, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट, गिल्टी फीलिंग्स, हेल्पलेस, असहाय फील करना। तो इन सबको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सिर्फ अपने कान खुले रखने और सुनना है कि पेशेंट के रिग्रेट्स क्या है। काश मैं XYZ कर पाता। जब ऐसी बातें सुनते हो तो वहां से आपको अनफिनिश्ड बिजनेस का पता चल सकता है पेशेंट के। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने बहन के साथ झगड़ा ही ना किया होता, और जब मैं देखती हूँ कि मैं शायद थोड़े दिन में चल बसूं, तो इसके सामने तो ये झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब ऐसे सोच के देखती हूँ तो कि शायद मैं उससे वापस कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, तो वो ऐसे लगता है कि कितनी छोटी सी बात पे मैंने बोलना ही बंद कर दिया उससे। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ऐसा कहेगा हमारा पेशेंट, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस अनबन को दूर करना या फिर उस बहन से माफी मांगने से शायद यह अधूरा काम कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। तो बीते हुए पल वो वापस नहीं ला पाएगा, पर
उस पेशेंट को सुकून जरूर मिलेगा, थोड़ा सा पीस, मेंटल पीस जरूर मिलेगा। मोस्टली ये अनफिनिश्ड बिजनेस आपको देखने मिलेंगे यंगर पेशेंट्स में, जिनके बूढ़े माँ बाप है या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं जो अब तक इंडिपेंडेंट नहीं बने, पढ़ रहे हैं या फिर काम पे नहीं लगे हैं अब तक। तो इन दोनों सिचुएशंस में जहाँ पे बूढ़े माँ बाप है या फिर छोटे बच्चे हैं, अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाने का गिल्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर पाने का गिल्ट होता है, और एंजाइटी की मेरे पीछे इन्हें कौन दिखेगा, स्पेशली जिनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंट की कहानी है जिसे हमने कुछ महीने पहले खोया। जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ तक डिस्कस किया है ना, कम्युनिकेशन, लॉस और अनफिनिश्ड बिजनेस, तीनों आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ये पेशेंट लगभग 30 साल की औरत थी। उसका अचानक बिना किसी सिम्टम सडनली से डायग्नोसिस हो गया टर्मिनल इलनेस का, और डायग्नोसिस पे ये पता चला कि इसमें कुछ एक्टिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये सडन शॉक था उसके लिए, ऑफ कोर्स उसे जॉब छोड़ना पड़ा। तो उसकी सोशल आइडेंटिटी जो थी वर्किंग वुमन की, वो छूट गई। जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत डिटीरियोरेट हो रही थी। अपनी बेसिक नीड्स के लिए उसे दूसरों पर डिपेंड करना पड़ रहा था। वो खुद से नहा नहीं सकती थी, और टॉयलेट तक चल के जाने में किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी उसको। तो लॉस ऑफ डिग्निटी, आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं, वो भी था। और ये पेनफुल था सब उसके लिए। इस उम्र में ऐसी डिपेंडेंसी के लिए कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। लॉस ऑफ रोल भी था। माँ का जो रोल था उसका, जो वो निभा रही थी, वो अभी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चों की देखभाल किसी और पर उसको सौंपनी पड़ी थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक 11-12 साल की लड़की थी और दूसरा बच्चा तो बस अभी अभी चलने लगा था। उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत सपोर्ट कर रही थी, उसके साथ थी, उसे रीअश्योर करते थे सब कि वो टेंशन ना ले, उसके बच्चों की परवरिश वो अच्छे से करेंगे, वो आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। तो उससे जुड़ी वरीज, चिंता तो नहीं थी उसको, पर उन्हें छोड़कर जाने का दुख तो जरूर था। उन्हें बड़े होते हुए ना देख पाने का पेन था। ये एक ऐसा काम था जो वो अधूरा छोड़कर जाने वाली थी, और ये काम पूरा करने में उसकी हेल्प तो हम नहीं कर पाते, वो तो मुमकिन नहीं था। जैसा मैंने पहला आपको एग्जाम्पल दिया कि बहन के साथ झगड़ा होना, वो तो बस बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था उसके लिए कि बस एक फोन कॉल कर दो बहन को और उनकी हेल्प कर दो। पर वहां पे तो आसान था, पर यहाँ इतने सिंपल सॉल्यूशंस तो थे नहीं। इसी में उस पेशेंट ने क्या किया, उसने अपने 12 साल की बड़ी बेटी को बुलवा लिया हॉस्पिटल में, उसके साथ बैठी, उसे बताया कि वो खुद कितनी बीमार है, कि टर्मिनल इलनेस क्या होता है और अभी उसकी बीमारी कौन से स्टेज में है। उसके साथ बैठकर वो रोई और उसे ये भी बताया कि वो उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करेगी। एक पैलिएटिव केयर प्रोफेशनल होते हुए जब उसने मुझे ये बताया तो मुझे लगा कि दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट एंड ब्रेव थिंग टू डू। कितनी हिम्मत दिखाई थी उसने ये सब करने में। आसान तो नहीं था, पर जरूरी था। पर ऐसा मुझे लग रहा था, उसकी फैमिली को नहीं। जब वो अपनी बच्चे से ये सब बातें कर रही थी तो उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, क्यों उस बच्ची को रुला रही हो, क्यों उसे ये सब बता रही हो, बेचारी छोटी है, वगैरह वगैरह। और इससे वो डिस्टर्ब हो गई और वो मुझसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा, उसे ऐसे महसूस कराया गया कि एक अच्छी माँ ऐसा नहीं करती। बुरे सच से वो अपने बच्चे को बचाती है, वो सच छिपा कर रखती है और बच्चे के सामने ऑल इज वेल का नाटक करती है। तो उसे भी लगने लगा कि क्या मैं सच में बुरी माँ हूँ, ये करके मैंने कुछ गलती कर दी क्या। कहीं ना कहीं उसका जवाब उसे खुद को भी मालूम था। जब वो मुझसे मिली तो उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सब उसे बताऊं, मेरे बच्ची को बताऊं, पर यह सच है और उसे सच बताना जरूरी था। नहीं बताती तो भी वो सच मेरे जाने के बाद सामने आ ही जाता, और उसका शौक जो होता वो बहुत बुरा होता, शायद मेरी बच्ची वो सह नहीं पाती।
अभी उसे बुरा तो लगेगा पर शॉक नहीं मिलेगा। और अगर नहीं बताती तो शायद कभी मौका ही नहीं मिलता उसे ये बताने का कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कि मैं उसे जानबूझकर छोड़कर नहीं जा रही। यहाँ पे वापस से हम कम्युनिकेशन पर आ पहुंचते हैं, जो हमने सबसे पहले सबसे शुरू में देखा। फैमिली बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, पर जैसे कि सॉरी, हाँ, तो फैमिली बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, पर जैसे कि रिसर्च भी हमें बताता है कि ऐसे सिचुएशंस में बच्चों को इन्वॉल्व रखना और उन्हें गुड बाय कहने का मौका और चॉइस देना ही सबसे बेहतर है। इस केस में आइडियली हमारी स्टेप्स होनी चाहिए थी कि बच्चे से बात करो और पता करो कि एटमॉस्फेयर को भांपकर उसने कितना कुछ पता कर लिया है अपने आप, वो क्या जानती है, क्या समझती है। उसके बाद माँ को बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करना, अगर जरूरत पड़े तो माँ को ये विश्वास दिलाना कि बच्चे को सही इंफॉर्मेशन देना उसे अच्छी पेरेंट बनाता है, और बच्चे के लिए सपोर्ट सोर्सेस आइडेंटिफाई करना। और इस पेशेंट ने इंट्यूटिवली वो सब किया। हमसे उसने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि हम इस गम को समझने में, प्रोसेस करने में उसके बच्चे की मदद करें, उसे सपोर्ट करें पेशेंट के जाने के बाद। ये सब करते हुए उसने उसकी काबिलियत के हिसाब से ये अधूरा काम एक तरह से पूरा कर लिया। जितने हद तक वो कर सकती थी उतने हद तक उसने अपना अनफिनिश्ड बिजनेस जो था वो कंप्लीट किया। और जब हमने उसके इस डिसीजन का समर्थन किया, जब हमने उसे सपोर्ट किया इसमें और उसके अच्छे माँ होने पर कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो उस बीमारी के पेन के रहते भी वो हमें देखकर दिल से मुस्कुरा पाई। एंड दैट वाज द लास्ट वी सॉ ऑफ हर। उसके बाद हम उससे नहीं मिल पाए। कई बार फैमिलीज इस कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं होती। उन्हें ये समझ नहीं आता कि बच्चे को अंधेरे में रखकर और सुरक्षित रखने के चक्कर में वो उन्हें और वीक और वल्नरेबल बना रहे हैं। प्रोटेक्शन का ठीक ऑपोजिट कर रहे हैं एक्चुअली। उनके जो डाउट्स है वो पूछने का, खुद को प्रिपेयर करने का हम उन्हें चांस ही नहीं दे रहे। सो मूविंग ऑन, यहाँ तक तो हमने होपफुली कम्युनिकेशन लॉस और अनफिनिश्ड बिजनेस का इम्पोर्टेंस जाना, और यहाँ से आगे अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज तक हम ये पहुंचा पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कम्युनिकेट करे एक दूसरे से, पेशेंट की अनफिनिश्ड बिजनेस को समझे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इसके आगे का जो इशू है बहुत प्रैक्टिकल किस्म का है, एंड दैट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या। ट्रीटमेंट्स लंबी चलती है, जॉब्स नहीं होते, इनकम सोर्स, सेविंग्स खत्म होती है धीरे धीरे। तो ऐसा होता है कि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते ही है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में थे और उनको भी आर्थिक समस्याएं बाद में आती है, और उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी आने लगती है कि वो कई बार उन्हें चैरिटी लेना, किसी से हेल्प लेना, मदद लेना कठिन लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो अभी तक अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस में थे। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज जो है, इसकी हम साइको सोशल इश्यूज में क्यों बात कर रहे हैं, फाइनेंसेस की, पैसे की? मेनली बिकॉज ये जो इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज जो आते हैं, उसके साथ साथ जुड़ा होता है डिस्ट्रेस, डर होता है, टेंशन होता है इस सब के बारे में। तो डेफिनेटली ये हमारा काम है कि साइको सोशल इश्यूज में हम आर्थिक समस्याओं के बारे में भी बात करें। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि इट कैन इवन स्टॉप देम फ्रॉम हेल्प सीकिंग, वो मदद मांगने से उन्हें स्टॉप कर सकता है, ट्रीटमेंट नकार सकते हैं कई बार लोग। या फिर ऐसे भी होता है कि हम जो ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं उसे वो अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, क्योंकि एक अंडरलाइंग ये एंजाइटी का कॉज होता है जिसे हमने एड्रेस नहीं किया है अभी तक।
तो डेफिनेटली इसके बारे में बात कीजिए अपने पेशेंट्स के साथ। तो हमारा काम क्या है इसमें कि टॉक इट आउट विद देम, इसके बारे में बात कीजिए, उनके परसेप्शंस के बारे में जानिए, उन्हें क्या लगता है इसके बारे में, उसे समझ लीजिए। और ऐसा मतलब ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा कुछ है जो उन्हें मदद मांगने से स्टॉप करता है। और लास्टली उन्हें एड मिलाकर देना, मतलब ये कि ऐसे कई सारे सोसाइटीज है, कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि ऐसे पेशेंट्स की मदद करते हैं फाइनेंसेस के लिए। तो हमारा काम ये है कि उनसे कनेक्ट करके देना पेशेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिलासा में जहाँ पे मैं कंसल्ट करती हूँ, कैंसर सोसाइटी एड अवेलेबल है। तो हम डिसीजन मेकर्स जो भी होते हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं एडमिशन के टाइम पे ही कि ये अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को भी इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, या फिर ट्रीटमेंट में जो लोग, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको ये फाइनेंशियल डिसीजंस में भी इन्वॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल हमारा एक पेशेंट था जो एडमिशन कराते ही वो इंसिस्ट करने लगा कि उससे घर लेके जाए। उसका बेटा बहुत एडमिट था और किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसका एक ही हैड अ यंग सन जो कि अभी अभी उसका काम शुरू हुआ था, जस्ट प्रेशर था। नर्सेस ने उससे बात करके देखी कि क्या वो, उसे जो केयर मिल रही है उसे वो हैप्पी नहीं है क्या, उसकी पेन ठीक से मैनेज नहीं हो रही है क्या, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना उसे अच्छा नहीं लग रहा है, या क्या हो रहा है। तो बेसिकली वो जानने की कोशिश कर रही थी सारी नर्सेस कि उसका रीजन क्या है, कि क्यों वो इतना डेस्परेटली घर जाना चाहता है वापस। तब जाके हमने भी रियलाइज किया कि उससे ये जान के बहुत परेशानी हो रही थी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है और इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और बीइंग अ प्राउड मैन वो मतलब उसे अशेम्ड लग रहा था, वो शेयर नहीं कर पा रहा था ट्रीटिंग टीम के साथ कि ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन उसने अपनी वाइफ से कहा और वाइफ ने उसके बेटे से कह दिया। तो अब ये बेटे ने क्या किया कि ये बस अपने फादर को रीअश्योर करते रहा कि यू डोंट थिंक अबाउट इट, आई एम मैनेजिंग इट, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं देख लूंगा। तो अब ये सुन के वो पेशेंट को लगा कि अरे ये तो बस मुझे झूठा ऐसे दिलासा दे रहा है, बस कुछ नहीं है इसके पास, ये क्या करेगा, ये कैसे कर लेगा। तो ही नीडेड टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो जब हमने उसे बताया इस एड के बारे में, हाउ इट वर्क, कि कितना पैसा मिलेगा, कौन सी ट्रीटमेंट्स कवर होंगी, तो उसके बाद ही वाज मच मोर रिलैक्स्ड और उसके बाद वो रहने के लिए भी रेडी हो गए। सो इंश्योर कीजिए कि आप अपने पेशेंट को जितना हो सके इन्वॉल्व करें इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और बस फाइनेंसेस के टर्म्स पे नहीं बट अदरवाइज ऑल्सो जस्ट टू मेंटेन देयर सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर लाइव्स, कि वो जो कंट्रोल होता है अपने लाइफ के ऊपर वो उन्हें फील कराने के लिए मेक श्योर कि आप उन्हें भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल इश्यूज, आध्यात्मिक समस्या। एंड ऑफ लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे सबसे बड़ा असर पड़ता है इन स्पिरिचुअल इश्यूज का, अगर स्पिरिचुअल हेल्थ का। अगर पेशेंट हमारा स्पिरिचुअली हेल्दी है तो इट इज हाईली लाइकली कि बीमारी के होते हुए भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा या फिर पूरा इफेक्ट नहीं होगा। और मैं जब कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल इश्यूज ये सिर्फ रिलीजन या फिर रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी वेज जिसमें ये स्पिरिचुअल इश्यूज हम देख सकते हैं। जैसे कि शायद गिल्ट हो, शेम हो, होपलेसनेस, लॉस ऑफ डिग्निटी हो, भगवान पे गुस्सा होना, या फिर ऐसे लगना कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है, आउट ऑफ कंट्रोल लगना कि लाइफ पे कुछ कंट्रोल नहीं है हमारा, ये सब स्पिरिचुअल सफरिंग में आता है।
लैक ऑफ मीनिंग, कि कोई मतलब ही नहीं है जीने का, ये सारे जो सवाल उठते हैं ये सब स्पिरिचुअल इश्यूज के अंदर हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा, नॉट लिमिटेड टू रिलीजन या फिर फेथ, इट गोज बियॉन्ड दैट। और यू नो एज वन नियर्स एंड ऑफ लाइफ, जैसे डेथ दिखने लगती है सामने या फिर पास होती है, तो ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कई बार पेशेंट्स के सामने आते हैं कि क्या मीनिंग है जीने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कि जी के हमने क्या किया। तो उसके साथ साथ ऑल्सो पास्ट के बारे में, जो बीते हुए कल के बारे में लोग सोचने लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगते हैं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, व्हाट डिड आई कंट्रीब्यूट टू दिस, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ पीछे जब मैं जा रहा हूँ, तो am I giving something to the world जब मैं जा रही हूँ या नहीं। तो ऐसे सारे सवाल उठने लगते हैं जब स्पिरिचुअली पेशेंट डिस्ट्रेस्ड होता है। तो यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उन्हें पीछे मुड़ के देखने का मौका दें। और कि इट इज इम्पोर्टेंट कि वो पीछे मुड़कर देखे, अपने अचीवमेंट्स को देखे, कि उन्होंने जैसे भी उनकी लाइफ बिताई है वो वैल्यूड थी, वो इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लव्ड वंस को। ये जो फीलिंग होती है ना कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया किसी की लाइफ में, या फिर मैंने जो भी किया लाइफ में वो किसी और के लिए इम्पोर्टेंट था, वैल्यूड था, जिसे याद रखेंगे लोग। तो ये फीलिंग जो है ये निराशा को दूर रखती है, होपलेसनेस को दूर रखती है, और इंटर्न मेंटल हेल्थ बनाए रखती है उस पेशेंट का। और इससे उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक दृष्टिकोण मिलता है अपनी लाइफ को देखने का। और इसमें भी देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू डू इट। 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि एक तो है कि फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब बस अपने फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ मिलके बैठ के बात करो, पुरानी फोटोज को देखो, पुरानी यादें ताजा करो, और एक बस उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि उनके पास्ट ट्रम्प्स जो है और ट्रेजेडीज जो है, जिन संकटों का उन्होंने सामना किया है, जो भी अच्छे बुरे दिन उन्होंने बिताए, कैसे बिताए, ये सब अपने फैमिली के साथ बातें करो, शेयर करो, और फैमिली से कुछ कॉन्फर्मेशन उन्हें मिलेगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ही कीमती है उसके, उनके फैमिली के लिए। एंड सेकंड इज जो मैंने कहा, टांगे दे कहीं मैम। हेलो, सेकंड इज कि थोड़ा और ज्यादा फॉर्मल लाइफ रिव्यू। फॉर्मल लाइफ रिव्यू जो है ये भी हेल्पफुल है एंजाइटी और अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए। और ये फॉर्मल लाइफ रिव्यू प्रोसेसेस जो है पूरे दुनिया में कई कंट्रीज में ऐसे बनाए गए हैं, और आपको इंटरनेट पे भी इजीली मिल सकते हैं, और आप उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पेशेंट्स के साथ ये फॉर्मल लाइफ रिव्यूज भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक पेशेंट था दिलासा में, और एक बूढ़ी औरत थी, एक ग्रैंड मदर, और वो हमेशा मतलब बहुत कंप्लेन करती रहती थी पेन के बारे में, बहुत कंप्लेन करती रहती थी। कभी भी वो शी वाज नेवर सेटिस्फाइड, जो भी ट्रीटमेंट उसे मिलती थी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। और हमेशा उसके साथ एक केयर गिवर रहता था, और 2 दिन के लिए उसके केयर गिवर के जगह पे उसका पोता, उसका ग्रैंडसन आया था उसके साथ रहने के लिए। और उसने क्या किया, वो हमसे उसने बात की, तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा लाइफ रिव्यू करके देखो अपनी ग्रैंडमा के साथ। तो उसने क्या किया, वो बैठा और उसको पूछने लगा पास्ट इंसिडेंसेस के बारे में, जब वो यंग थी, जब वो उसके एज की थी, पोते के एज की थी, तब कैसी थी, क्या करती थी, वो अपने हस्बैंड से कैसे मिली, ये सब चीजें, बहुत पुरानी पुरानी यादें उसने ताजा करी उनकी। और उन 2 दिनों में इस पेशेंट ने एक बार भी पेन का कंप्लेन नहीं किया किसी भी नर्स के साथ। उसका बहुत अच्छा रहता था मूड। और बस ऐसे एनेक्डोटल एविडेंस नहीं, पर अदरवाइज भी रिसर्च भी हमें बताता है कि लाइफ सेटिस्फैक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है
जब ऐसे रिव्यूज कर ले तो, और स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है लोगों का। इसके साथ साथ ये जो रिव्यू की मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ एक और चीज है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड, कि पीछे कुछ खास छोड़कर जाना, कुछ गिफ्ट या फिर कुछ एक्चुअल थिंग हो सकता है शायद, कुछ भी हो सकता है, कुक बुक हो सकता है, रेसिपीज हो सकती है, अपनी कुछ खास साड़ी हो सकती है, फोटोज हो सकते हैं। और ये ऐसी चीजें होती है जो फैमिली मेंबर्स पीछे रहते हैं उनके लिए बहुत खास तोहफा बन जाती है, जब ये लेगेसी आप ऐसे पीछे छोड़ के जाए पेशेंट किसी के लिए। तो इवन आप भी सोच सोच के देखो कि ऐसा कोई जो आपके बहुत पास था, आपके लिए बहुत खास था, और वो गुजर जाने के बाद उन्होंने अगर उनका कुछ आपके लिए पीछे छोड़ा हो, तो आपको, आपके लिए वो कितना कीमती रहेगा, कितना वैल्यूएबल लगेगा वो आपको। तो डेफिनेटली हैविंग समथिंग लाइक दिस और लीविंग समथिंग लाइक दिस बिहाइंड, इससे पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो पीछे रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, और ऐसे में तो डेफिनेटली वो ऐसे भी चीजें छोड़ सकते हैं कि जैसे कि एक लेटर या फिर कुछ ऑडियो टेप या वीडियो टेप उनके बच्चों के लिए, जिसे वो वापस से देख सके, बड़े होने पर देख सके, बीच बीच में कहीं भी उनकी याद आए तो देख सकेंगे। और आप ये करने में, ऐसे मेमोरी बुक्स करने में, मैसेजेस लिखने में आप उनकी मदद कर सकते हो, छोटे छोटे ऐसे गिफ्ट्स तैयार करने के लिए। बेसिकली ऐसा कोई भी मटेरियल विच जो पीछे जो रह रहे हैं उन्हें ये दिखाए कि उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम जो है वो पेशेंट के लिए स्पेशल था। और एक बात है जो अगेन इज रिलेटेड टू लिविंग अ लेगेसी, या फिर अपने लोगों का, अपने लव्ड वंस का फ्यूचर प्लान करना, एंड दैट इज मेकिंग अ विल तैयार करना इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग कि आपकी जो विशेष है वो आपके जाने के बाद भी वो फॉलो की जाएंगी, या फिर उसका उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा। कई बार पेशेंट्स रेडी नहीं होते हैं विल बनाने के लिए, समहाउ वो लीगल सब इश्यूज उन्हें उस टाइम पे अच्छे नहीं लगते, उन्हें लगता है कि नहीं ये अभी नहीं करना है, फैमिलीज भी नहीं रेडी होती है। पर आप डेफिनेटली, ये सजेस्ट करना तो हमारा काम है कि आप बिल बना सकते हो या फिर बनाने से अच्छा होगा इस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पिरिचुअलिटी वेरी सिंपली पुट तो ये है कि मैं मेरा इससे आगे जाकर किसी ग्रेटर शक्ति से, पावर से जुड़ूं, राइट, नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये जो है कि पेशेंट की स्पिरिचुअल बिलीव्स को असेस करना कि क्या है उनकी स्पिरिचुअल बिलीव्स, क्या वो मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये समझना, ये उनके लिए स्पिरिचुअलिटी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये समझना, ये एक्सप्लोर करना कि वो क्या किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ये सब करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अज्यूम ना करें कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम पूछें उनसे और उन्हें जवाब देने का मौका दें। और एक बार ये करने के बाद कि वंस यू हैव नोटिस्ड ऑल दिस कि क्या ये उनके लिए मायने रखता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद ये भी पूछना जरूरी है कि ये उनके लिए कितना हेल्पफुल है, क्या उससे उन्हें कुछ हेल्प होती है, कुछ उन्हें अच्छा महसूस होता है, या फिर उनकी डिस्ट्रेस थोड़ी कम हो जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी काफी हो जाता है कि आपका जो फेथ है, आपकी रिलीजन है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो क्या आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर है तो कितना ज्यादा आप, कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी है, बिल्कुल भी नहीं है, जो भी वो कहना चाहे। और उससे भी आगे जाके आप ये भी पूछ सकते हो
कि आर देयर एनी वेज इन विच वी कैन सपोर्ट यू, कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, या फिर हम आपको कुछ फैसिलिटीज कुछ ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं चीजें जिससे आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जारी रखने में आपको सपोर्ट मिले या फिर मदद हो। तो ये पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगेन दिलासा में एक पेशेंट था जो मतलब उसने हमें ये बताया आने के बाद कि वो ऐसे बहुत उदास उदास रहता था। तो हमने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस पड़ा रहता हूँ, वो बहुत ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता। तो वी आस्क्ड हिम कि आप क्या करते थे हर रोज, घर पे क्या करते थे? तो ही सेड कि मैं हमेशा लोकल, हमारा एक टेम्पल था गणेश जी का, वहां पे मैं जाता था एवरीडे इवनिंग, और वहां पे सबसे मिलना भी होता था, बात भी होती थी। तो हमने उनसे पूछा कि आप जब आए हॉस्पिटल में तो आपने देखा कि बाहर हमारा एक वर्शिप के लिए एक छोटा सा हमारा ये है जहाँ पे सभी रिलीजन के हमने मतलब ये रखे हुए हैं, फोटोज है, आइडल्स है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पर उन्हें लगा कि हाँ मैं तो बेड रिडन हूँ, मैं सोया रहता हूँ, मैं क्या करूंगा। तो हमने पूछा कि आप अगर जा पाएंगे वहां पे और वहां पे बैठ के अगर आप प्रे कर पाएंगे थोड़ी देर के लिए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? एंड ही सेड यस। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ अरेंजिंग फॉर अ व्हीलचेयर, एक व्हीलचेयर ही लानी थी बस उन्हें एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाने के लिए। उनके कभी दिमाग में नहीं आया कि ये मतलब वो हमसे ये पूछ सकते हैं या फिर मांग सकते हैं कि एक व्हीलचेयर लाके उन्हें वो भगवान की जो आइडल रखी है वहां तक ले जाए, क्योंकि उन्हें लगा ये तो हॉस्पिटल है, ये लोग क्यों हमारे लिए ये करेंगे, ये तो सिर्फ हमारा फिजिकल हेल्थ की देखभाल करने के लिए। तो इंटरवेंशंस जो होती है ये हमेशा नॉट नेसेसरी की कॉम्प्लिकेटेड हो, ये बस सिंपल सुझाव होते हैं, कई बार चीजें सुलझा देते हैं बस कंपैशनेट अच्छे मन से, और बस ह्यूमन होनी चाहिए, बस उतना ही। जब तक हमारी हम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, इट डेफिनेटली हेल्प्स द पेशेंट। इसके साथ साथ जो हमारे मतलब कई सारे रिलीजन्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि रीबर्थ, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, आत्मा सोल का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में विश्वास जब रखते हैं पेशेंट्स तो उनके लिए डेथ को एक्सेप्ट करना इजी बनता है। कई बार वो डेथ को मीनिंगफुल बना देते हैं ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और डिप्रेशन, डेथ एंजाइटी को कई बार वो कम करते हैं या फिर आने ही नहीं देते बेसिकली। ये जो पूरे दुनिया भर के रिलीजियस ट्रेडिशंस है, दे आर नॉट जस्ट, दे आल्सो हेल्प फैमिली मेंबर्स जो पीछे रह जाते हैं, कि प्रेयर, मेडिटेशन इसके साथ इजी बनाते हैं इस प्रोसेस को। और ये फैमिलीज के लिए जो पोस्ट डेथ रिचुअल्स होती है वो ग्रीफ वर्क में अपने ग्रीफ को, दुख को, गम को प्रोसेस करने में बहुत मदद करते हैं। जो गए हैं उनकी यादें ताजा करना, उनकी गुड मेमोरीज, उनका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब जो है ये इन पोस्ट डेथ रिचुअल्स के जरिए हो जाता है। अब ये सब करते हुए एक चीज है जो हमें बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू कीप इट इन माइंड, एंड दैट इज अपने खुद के स्पिरिचुअल बिलीव्स को बीच में नहीं लाना है, रिगार्डलेस ऑफ हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये पसंद है नहीं पसंद, हमारा रिलीजन क्या है, हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या है, इस सब का पेशेंट के स्पिरिचुअल बिलीव्स होने पे या ना होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट चाहे तो हम पेशेंट की इसमें मदद कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहे तो हम उन्हें प्रेशराइज भी नहीं करने, राइट। इसके आगे जाके वी स्पीक अबाउट ग्रीफ एंड बेरीवमेंट, शोक। इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन टू लॉस ना, एडेप्टिव है, चेंज को एक्सेप्ट करने में हमारी मदद करता है। पेनफुल तो होता है पर एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत जनरली नहीं होती है लोगों को, अपने आप अपने खुद के तरीके से वो इस ग्रीफ को प्रोसेस कर देते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा ग्रीफ पैथोलॉजिकल हो, और इसमें भी फेजेस होती है ग्रीफ की। जैसे कि शुरू में देयर इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ, मतलब एक्सपेक्टेड डेथ की वजह से पहले ही, मतलब डेथ से पहले ही लोग उसके बारे में सोच के ही एंग्शियस हो जाते हैं,
और उन्हें सैड फील होने लगता है, तो दैट इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ। उसके बाद है नॉर्मल ग्रीफ, एक्यूट नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन जो होता है कि जिसमें कोई पैथोलॉजिकल कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज, और उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। तो अभी नॉर्मल ग्रीफ क्या है, इसके लिए हमें कुछ भी मतलब वी नीड टू नो व्हाट इज नॉर्मल ग्रीफ, ताकि हम उसे ओवरली पैथोलॉजाइज ना करें या फिर प्रेशराइज ना करें फैमिलीज को कि नहीं आपको मदद की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में उन्हें मदद की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल ग्रीफ इज बेसिकली रोना, बहुत ज्यादा रोना या फिर बहुत ज्यादा सोचना, जो गए हैं उनके बारे में सोचते रहना, बहुत ज्यादा थॉट्स आना, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होना कुछ हद तक, कंसंट्रेशन कम होना, ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ बस इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होती है, उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं लगता, ठीक है। पर बाकी तो जो है एंटिसिपेटरी ग्रीफ जो है ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि जो पेशेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स है वो एक तो सीरियसनेस को मानते ही नहीं है या फिर विड्रॉ हो जाता है कंप्लीटली वो ट्रीटमेंट प्रोसेस से। तो एंटिसिपेटरी ग्रीफ में हमें क्या करना है, वी शुड जस्ट हेल्प देम टू एक्सप्रेस देयर फियर्स, उनका जो डर है उसे एक्सप्रेस करने के लिए उनकी मदद करें, और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि ये पूरी प्रोसेस है जिसमें उन्हें पेशेंट को गुड बाय करने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी ये पेशेंट छोड़ के जा रहा है, उनके साथ में बिताने के लिए बहुत सारा टाइम अभी भी है और उस टाइम का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे जाके है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जो है कई बार एसोसिएटेड विथ मॉर्बिडिटी, सुइसाइडलिटी भी, ठीक है। तो और कई बार ये प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन होता है, मतलब 6 महीने होके गए और फिर भी फैमिली मेंबर्स जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही है, वो अभी भी वो ग्रीफ से बाहर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत हो सकती है। और इसमें भी एक देयर आर 2 टाइप्स। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में भी एक ऐसा टाइप होता है कि डिलेड ग्रीफ होता है, जानबूझकर नहीं, बट कई बार ऐसे होता है कि वो पेशेंट के जाने के बाद फैमिली मेंबर्स बिल्कुल ठीक होते हैं, कुछ मतलब ऐसे कुछ आउट ऑफ नॉर्मल ऐसे कुछ रिएक्ट ही नहीं करते या फिर ग्रीफ कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते, रोते भी नहीं है, पर आगे जाके कई महीनों बाद अचानक से उन्हें वो सारे ग्रीफ रिएक्शंस आने लगते हैं। तो दैट इज व्हाट इज डिलेड ग्रीफ। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है और यहाँ पे भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ, जिसे हम हिडन सॉरो भी बोलते हैं, एंड दैट इज बेसिकली जो गम दिखा नहीं पाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो या फिर होमोसेक्सुअल रिलेशंस हो, जहाँ जो सोसाइटी में उसे मान्यता नहीं है, तो वो अपनी दुख को अपने गम को दिखा नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो टर्न इनटू कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। और जैसा मैंने कहा ऐसी केसेस में सुइसाइडलिटी के रिस्क भी ज्यादा होती है। लास्टली वी कम टू साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज तो कई सारे हैं, हम कॉमनली हमें जो पता है दैट इज डेफिनेटली आप सबको भी पता होंगे, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है और बॉडी इमेज इश्यूज है। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में बॉडी इमेज इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं कई बार। और इन सब से जैसा मैंने कहा माइंड बॉडी कनेक्शन है, तो इससे बीमारी से कोप अप करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है उससे भी इफेक्ट होता है कई बार। और साइकोलॉजिकल इश्यूज, इन सब साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम एक ही अम्ब्रेला टर्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रेस बेसिकली। इसमें कई बार क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम ये होती है कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता और डायग्नोस नहीं कर पाते हैं लोग, स्पेशली जो ट्रीटिंग टीम में होते हैं वो डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार सोमैटिक सिम्टम्स जो होते हैं ना, साइकोलॉजिकल इलनेसेस के जो सिम्टम्स होते हैं और टर्मिनल इलनेसेस के, वो कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये एग्जैक्टली डिप्रेशन की वजह से हो रहा है या फिर ये कुछ ये बीमारी की वजह से हो रहा है, ये समझ नहीं पाते हम कई बार।
और साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी कई बार इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स और साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी में भी कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, मिमिक हो सकता है, और इसकी वजह से अंडर डायग्नोसिस, अंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में। इसमें हेल्प करने के लिए ये टेबल है जो आपसे मैं शेयर करूंगी, बाद में भी आपसे पीपीटी भी शेयर की जाएगी, तो इसकी हेल्प से आप जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि टाइम कम है तो मैं इस पे डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, आप बाद में रेफर कर सकते हो कि क्या टाइम होना चाहिए अगर डिप्रेशन डायग्नोज करना हो, एंजाइटी करनी हो या फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, उसके मेजर फीचर्स क्या रहेंगे और क्या रूल आउट करना है हमें पहले कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स या फिर बेरीफमेंट, ऐसे जो चीजें हैं ये पहले रूल आउट करके फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा ये डिप्रेशन है या फिर ये एंजाइटी है। तो और कई बार ऐसे भी होता है कि डिप्रेशन स्पेशली जो है ना ये और ग्रीफ, इसमें लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि एक तो होता है कि डिप्रेशन, ग्रीफ जो होता है वो ही है ऐसे समझ लेते हैं लोग कि डिप्रेशन में जब है आदमी तो ऐसे लगता है कि हाँ नहीं ये तो नॉर्मल ग्रीफ की रिएक्शन है, पर इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि ग्रीफ जब होता है, जब गम होता है तो सेल्फ इमेज जो खुद की होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो कंफर्ट अगर आप उन्हें दे तो उसे रेडीली वो रिस्पॉन्ड करते हैं और बाकी प्लेजरेबल एक्टिविटीज को वो एंजॉय भी कर सकते हैं, उन्हें ह्यूमन कनेक्शन, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। पर डिप्रेशन में ये सब कम हो जाता है, डिप्रेशन में उन्हें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप कितना भी उन्हें कंफर्ट देने की कोशिश करें वो उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते और वो खुद को बहुत मतलब उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत गिर जाती है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर हम उसे डायग्नोज कर पाए या नहीं कर पाए, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जो भी टूल्स हमारे हाथ में है उसे हम यूज करें और जितना जल्दी हो सके हम रेफर करें किसी स्पेशलिस्ट को, ताकि रिस्क ना रहे कि ये था और हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इसीलिए उस पर कुछ इलाज, कुछ उपाय नहीं हो पाए, राइट? तो अगेन नर्सिंग स्टाफ को बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि आप ज्यादा वक्त उनके साथ स्पेंड करते हो तो आप देख पाते हो जब वो डिस्ट्रेस में होते हैं। आप शायद डायग्नोज ना कर पाओ पर आप असेस जरूर कर सकते हो, और असेसमेंट के लिए कई सारी स्केल्स भी है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो एक तो है NCCN के डिस्ट्रेस स्केल, जिसका आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए कि क्या उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है या नहीं। उसके साथ साथ बाकी स्केल्स भी है, क्लिनिकल स्केल्स भी है जो क्लिनिशियंस यूज करते हैं, जैसे कि बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी है या फिर एडिनबर्ग डिप्रेशन स्केल है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे डिप्रेशन की स्केल्स जो है नॉट ऑल ऑफ देम आर वैलिड इन पैलिएटिव केयर सेटिंग्स, तो इसे यूज करने में थोड़ा सा हमें सोच के या फिर वो चेक करके यूज करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो सारी स्केल्स जो है वो वैलिड है, वो हम मतलब विदाउट चेकिंग आप लोग उसे पैलिएटिव केयर सेटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे सिंपल चीज ये है कि आप डायरेक्टली पूछ लो पेशेंट से, सबसे आसान है कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो क्या, हाईली लाइकली कि पेशेंट आपको सही जवाब देगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कीजिए, बता दीजिए किसी स्पेशलिस्ट को आके कि वो चेक करें, और इससे आगे जाके भी सिर्फ डिस्ट्रेस को नहीं उनके कोपिंग रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है जिनसे वो इन साइकोलॉजिकल इश्यूज से लड़ सकेंगे। आपके पेशेंट्स को एक्चुअली चाहिए क्या, कि ये सारी जो चीजें ये मैंने सब टेक्निकल बहुत बोल दिया डेफिनेटली, पर बेसिकली आपके पेशेंट्स को क्या चाहिए होता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आप उन्हें समझ लो। कुछ फाइनल पॉइंटर्स हैं जो कि आपके पेशेंट्स की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, कि उनके सिम्टम्स की, उनके डिजीज बीमारी की, उनकी प्रोसेस की। दूसरा है कि एक्सेप्टेंस, आप उन्हें एक्सेप्ट करो जैसा भी उनका मूड हो, शायद वो बात नहीं कर रहे हो, शायद वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, उनका अपीयरेंस जैसा भी हो, उन्हें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके पेशेंट्स की जरूरत है। तीसरा कि सेल्फ एस्टीम, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए जितना हो सके उतना। उन्हें सेफ फील कराना, फिजिकली मेंटली सेफ और सिक्योर फील कराना। अ नीड फॉर बिलोंगिंग, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें कि वो बोझ है किसी पे, बर्डन है किसी पे। विश टू फील नीडेड, कि उनकी जरूरत है यहाँ पे, ये उनको फील कराना। प्यार डेफिनेटली, अफेक्शन, स्पिरिचुअलिटी जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और होप। होप मतलब सिर्फ जीने का होप ऐसा नहीं, बट होप फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, और कोई भी एस्पेक्ट हो शायद, तो उसके बारे में होप होना। और ये कुछ फाइनल डूज एंड डोंट्स है कि क्या कीजिए और क्या नहीं करना है। एक तो है कि डेफिनेटली ऑनेस्ट होना है, कुछ झूठ नहीं बताना है पेशेंट को। दूसरा है कि उनके डिसीजंस उन्हीं के डिसीजंस है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उनके राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट करना। अपने खुद के जो बायसेस है उन्हें साइड में रखना, और ये उन्हें ये भी समझाना कि हाँ शायद वो अभी हेल्प ना लेना चाहे, दैट इज ओके, पर हम उन्हें हेल्प देने से कभी मना नहीं करेंगे। वो बाद में भी आके अगर हेल्प लेना चाहे तो वी आर हियर फॉर देम। और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना कि वो जो हमें बता रहे हैं वो किसी और को हम नहीं बताएंगे, या फिर जाके उसकी गॉसिप नहीं होगी। उन्हें वो ट्रस्ट कर सकते हैं आपको और बता सकते हैं चीजें, दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें देने की जरूरत है वो सब देना। दीज आर ऑल द डूज। नाउ व्हाट आर द डोंट्स, क्या नहीं करना है? झूठी प्रोमिसेस नहीं देनी है, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं तो उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं नहीं बताइए बताइए क्या हुआ। उन्हें जज नहीं करना है उनके एक्शंस से या फिर फीलिंग्स के ऊपर, जज नहीं करना है। अपने खुद के पर्सनल इश्यूज, पर्सनल ट्रबल्स के बारे में उनसे बात नहीं करनी है, और ज्यादा फिलोसोफाइज, ज्यादा लेक्चरिंग नहीं करनी है उन्हें। और आपको जो सही लगता है वो उन पे थोपना नहीं है, राइट? अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट बीइंग अ कंपैशनेट नॉन जजमेंटल प्रेजेंस। इन सब में डेफिनेटली खुद के स्ट्रेस लेवल्स का भी ख्याल रखिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हीं के इसमें इतना इन्वॉल्व हो कि आपके खुद के हेल्थ की आप कुछ केयर नहीं कर रहे हो। तो खुद का ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली अल्टीमेटली उन्हें बस स्पेस देना, उनके साथ चलना, और जस्ट हेल्प देम ऐड लाइफ टू देयर डेज एंड नॉट सिंपली डेज टू देयर लाइफ। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है किसी के? Anybody? Yeah, thank you so much, Mukta. That was a nice presentation. Thank you. और Thank you. पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट और है, ठीक है? ये मैं यहाँ पर है ना, बहुत बारिश हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आई कांट हियर प्रॉपरली ऑल्सो। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकता है। अभी इसी टाइम में अच्छा होगा क्योंकि आप लोग सब कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं, है ना? तो वो जो पेशेंट्स का आप केयर कर रहे थे, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों के साथ कि पेशेंट्स बीच में आ रहे हैं, कुछ पूछ रहे, आप लोग जवाब नहीं दे रहे करके, तो आप लोगों को कुछ शेयर करना तो आप शेयर कर लो। कुछ डाउट्स है तो आप लोग क्लैरिफाई भी कर लो। And Mukta, can I take your leave? Can I leave now? Because I have to attend another session. Wait a minute. Nobody is asking any questions, sir. किसी के कुछ क्वेश्चन नहीं है? निशा, सारिका, where is this one? क्या नाम है उसका? रंजन, शीलापुरी तो इधर ही दिखाई दे रहा है मुझे। शिरीन दास को दिखाई नहीं दे रहा है। अंजलि, ये जो गैलेक्सी A2 कोरन। अच्छा, और एक बात है, पिछले हफ्ते मैंने बताया था आप लोगों को, सबको, आप लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। आप प्रेजेंटेशन कोई भी शेयर नहीं कर रहे हैं।
आप लोग प्रेजेंटेशन शेयर करने से तो हम लोग को कोई भी एक केस मिल जा सकता है ना। आप कोई भी एक प्रेजेंटेशन शेयर कर लो, उसमें से हम लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकालना था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कौन है? हेलो, बनाया था मैम, क्या हो लेकिन गया? मतलब उसमें आपका ईमेल में नहीं पहुंच रहा है, क्यों पता नहीं, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है क्या पता नहीं। ओके, सी मुक्ता जी आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से तो आप पूछ लो, और मैं जरूर ये बताएंगी नेक्स्ट वीक जरूरी मुझे एक प्रेजेंटेशन जरूर चाहिए। अभी अब कौन प्रेजेंट करने जा रहा है मुझे नेक्स्ट वीक? व्हाट इज द दिस वन टॉपिक? एनी आइडिया? I think ma'am it's ostomy care. ऑस्टमी केयर, हाँ। या आपने देखा ना, स्टोमा पेशेंट्स को देखा होगा ना, कोलोस्टोमी पेशेंट्स को, ठीक है? तो आपके पास होगा भी, कोई भी महावीर हो, चाचा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, आप लोग एक प्रेजेंटेशन बनाओ, दोनों साइड में बना दो और थालियम में बेच दो, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके शीला, Yes, ma'am. अब क्या